देखो, कल हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था जितना भी, उसमें वी डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग कि चार्ज को कैसे हम लोग बॉडीज के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं, और चार्ज करने के बाद बॉडी के मास के ऊपर चेंज आता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर द मटीरियलिस्टिक पार्टिकल्स। ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट में। सो टुडे वी आर टू स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ, राइट ऑन द हेडिंग बेटे, कूलम्स लॉ। We are to start with the heading of the Coulomb's law. अब ये कूलम्स लॉ कहता क्या है? क्या कहता है कूलम्स लॉ? लेट्स चेक आउट। इट स्टेट्स दैट, लिखिए, इट स्टेट्स दैट व्हेन two charges are interacting with each other separated by certain distance are apart in vacuum, then force of interaction between the charges is, first point है बेटा, फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्टली proportional to the product of magnitude of charges, और सेकंड है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of the distance between them. ये वही लॉ है बेटा जो आपने उसमें पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, ये वही लॉ है। दिस इज द सेम लॉ जो आप लोगों ने इसमें पढ़ा हुआ है, विच इज कॉल्ड एज द न्यूटन्स लॉ। ओके, सो हम आगे लिख रहे हैं, कंबाइनिंग above factors we get, अगर आप ऊपर वाले फैक्टर्स को कंबाइन कर लो तो क्या आता है? इट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड 1 by R square. सो F का वैल्यू कितना आ गया बेटा? K Q1 Q2 by R square। ठीक है, ये आ गया सारे का सारा हमारे पास एक रिजल्ट। सो वी कॉल वेयर, जो K है ना बेटे, जो K है ना, वेयर K is the constant of
proportionality, where k is a constant of proportionality and its value depends upon first point, nature of the intervening medium between charges, nature of the intervening medium between the charges, कि charges के बीच में medium कैसा है, और second है बेटे system of the units taken, कि आपने कौन सा system of unit consider किया है, system of units taken and the nature of the intervening medium between the charges. और इसमें बेटा हमें क्या बोला गया कि अगर आप बोल दो, बेटा लिख रहे हो ना साथ साथ लिखते जाना ये चीज, अगर ऐसा सिस्टम और वैक्यूम है और सीजीएस सिस्टम और वैक्यूम, जो ऐसा सिस्टम होता है ना बेटे, इसमें के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, और सीजीएस में के का वैल्यू 1 होता है। आपको पता है ना ऐसा सिस्टम कौन सा होता है, इंटरनेट ऑफ यूनिट्स, सीजीएस इज सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। और अगर आप फोर्स की बात करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर क्या रहेगा, और इसमें इसका एफ का वैल्यू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर रहेगा। तो ये वैल्यूज हमारे पास सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम की है। बेटे क्लियर हो गया? यस सर। और अगर मैं इसी में एक बात करूं तो आपको बेटा पता है फोर्स की जब आप बात करते हो तो उसके, अगर आप एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में दोनों का रिलेशन भी लिख रहे हो और वैल्यूज भी, ये न्यूटन होता है और 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है, क्योंकि डाइन इज अ सीजीएस यूनिट। और आर इज द डिस्टेंस, उसका एसआई यूनिट क्या होता है 1 मीटर, और सीजीएस यूनिट उसका क्या होता है सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर होता है। वैसे ही अगर Q1 लिखा हो चाहे Q2 लिखा हो, इसका यूनिट होता है बेटा 1 कूलम, और सीजीएस में इसका यूनिट होता है ये 3 × 10⁹, इसका नाम होता है स्टैट कूलम, या इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी लिखते हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी लिखते हैं। और एक और यूनिट है 1 एब कूलम, ये 10 कूलम होता है, या 1 EMU ऑफ चार्ज भी कहते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, that is called as the electromagnetic unit of charge. So this is there. Okay, यहाँ तक it's very simple.
It's very simple, but very simple, very simple. ओके अभी देखो एक और पॉइंट। अब देखो हम लोग ना इसमें एक ना बेटे न्यू पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ रखा। इसका नाम है के। न्यू पैरामीटर का नाम क्या है? के। के का नाम होता है बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के का नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। न्यू पैरामीटर है और इसका नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये होता क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्सेस इन वैक्यूम to that of the medium. So ratio of the forces between vacuum to the medium is called as the dielectric constant. थोड़ा सा elaborate करते हैं। वैक्यूम के अंदर बेटे मैं इसका मीनिंग थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए मान लो आपने दो चार्जेस लिए वैक्यूम के अंदर और ये आपके पास कोई भी मीडियम है और ये Q1 Q2 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है। ये Q1 Q2 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है। अगर तुम लोग वैक्यूम की बात करते हो ना बेटे उसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट का नाम बेसिकली एब्सोल्यूट परमिटिविटी है और ये ऐसे करके रिजल्ट आ गया। और वैक्यूम की परमिटिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी विच इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और मीडियम की परमिटिविटी का नाम आप एप्सिलॉन एम लिखते हो। बेटा ऐसे लिख रहा हूं मैं, ऐसे 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 एप्सिलॉन एम। और मीडियम में जब आप वैल्यू लिख रहे हो इसकी तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है। वन बाय 4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है। सो अभी हम लोग इसका डिफाइन करते हैं बाद में, पहले इसको समझ लेते हैं कि है क्या। के का वैल्यू बेटे फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम है। जब आप इसकी वैल्यू को सेम रख रहे हो, Q1 Q2 को सेम रख रहे हो, डिस्टेंस को सेम रख रहे हो, सिर्फ किसको चेंज कर रहे हो? परमिटिविटी को, मीडियम को चेंज कर रहे हो। कॉमन टर्म्स कट जाएंगी बेटे आपके पास एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और इसका नाम आप बेटा रखते हो एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर बोले तो रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर बोले तो रिलेटिव परमिटिविटी इसका नाम है। और ये इसका नाम के का नाम तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब हमें क्वेश्चन ये समझा, फर्स्ट क्वेश्चन ये समझा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी are numerically and dimensionally same, but still
still they are considered as the different physical quantity. Why? ऐसा क्यों? कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, मैं बोलता हूं दोबारा से बेटे, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी आर न्यूमेरिकली एंड डायमेंशनली आर सेम, बट उनको हम लोग फिर भी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कंसिडर करते हैं। ऐसा क्यों? क्यों? एनी गेस बेटा फ्रॉम योर साइड? बेटा आप लोग बता पाओगे कोई ऐसा क्यों होता है? आयुष, अरविंद, आयुष, सिमर, पता नहीं सर। आयुष, आयुष आ रही हो यार? मेरे ख्याल से आयुष तो मैं बोल क्यों नहीं रहा है? आयुष बोल क्यों नहीं रहा? अरमान, नो सर, नहीं पता। आयुष तो भी तो अनम्यूट करके बोल सकता है यार, इंग्लिश तो मेरे को आती नहीं इतनी है। आयुष, आयुष, माइक। ओके 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 ओके। सो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी आर न्यूमेरिकली और डायमेंशनली सेम होती हैं, बट स्टिल उनको अलग अलग माना जाता है। ऐसा क्यों? तो इसका सबसे पहला आंसर है माइक इज नॉट वर्किंग। ओके, और सेकंड इसका आंसर क्या है? आई डोंट नो, है ना? दो क्वेश्चन के आंसर्स आए। अब हम लोग इसको समझते हैं। दो लिखिए, दो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी are numerically and dimensionally same, but K is what? Dielectric constant. It compares the forces, and epsilon r compares the permittivities. Dielectric constant compares the forces, while epsilon r compares the permittivities. मतलब फोर्सेस की रेशियो का नाम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परमिटिविटी की रेशियो का नाम रिलेटिव परमिटिविटी है, पर यू कैन नॉट से कि फोर्सेस का रेशियो नाम रिलेटिव परमिटिविटी है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएंगी चीजें। आई थिंक आपको समझ लग गया। और आप लोग ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखने वाले हो बेटा कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वाटर का है वो कई बुक्स 81 लिखती हैं, कई बुक्स 80 लिख देती हैं, कुछ भी लिख सकते हो। जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का है वो आप कुछ भी लिख सकते हो, 81 और 80। मेरे ख्याल से क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स अच्छे से। ओके एवरीबॉडी,
मेरे सारे बच्चे रिस्पॉन्ड कर दो ना जल्दी जल्दी. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देन. यस सर. बेटा लिख के टाइप कर दो, लिख के. ओके, अब देखो आगे. हमने इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया कि डायलेक्टिक. अब हमें सीखना है परमिटिविटी क्या होती है. एनी गेस व्हाट इज परमिटिविटी? एनी गेस बेटा? सर इलेक्ट्रिक मतलब एक मीडियम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इफेक्ट कितना अलाउ कर रहा है अपने अंदर. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कह लो, थोड़ा सा इफेक्ट मतलब कहां पे? कितना इफेक्ट उसका अलाउ कर रहा है कहां? मीडियम के अंदर. मीडियम के अंदर. गुड. थोड़ा सा इसको रिवर्स में बोल सकते हो. परमिटिविटी मेजर्स द, वेरी गुड सिमरन, measures the response of the medium when charges interact with each other. When charges interact with each other. जब चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो मीडियम उसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, दैट इज ऑफ मोर इंपॉर्टेंट. अच्छा, एक चीज ये भी याद रखना बेटे. अब साइलन नॉट की वैल्यू 8.854 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है. पर जब आप इसको 1/4 करते हो तो इसका वैल्यू 9 into 10⁹, क्योंकि अब साइलन नॉट नीचे है तो यूनिट्स रिवर्स हो जाएंगे. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ये रिजल्ट आ जाएगा. (8.854 10⁻⁻12) और 1/4 9. ओके, ये फंडामेंटल वैल्यूज को याद रखना, इसकी वैल्यू है. ओके, अब हमें एक और क्वेश्चन पूछा गया. कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. ये देखो, अगर आपके पास दो अलग अलग कलर के पेन हैं तो आप उनको यूज करो. एक मेरे पास Q1 चार्ज आया और एक Q2 चार्ज आया, और ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इन दोनों के बीच में ये जो सेपरेशन है ये R है. पर हमें पता है ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, और इसका नाम आप रखने वाले हो F21. F21 बोले तो क्या होता है? फोर्स ऑन 2 फोर्स ऑन 1/2. force on Q2 due to Q1. Force on Q2 due to Q1. और जब तुम इसकी बात करोगे, it is called as F12. What is F12? Force on Q1 due to Q2. मैंने रेड वाले का रेड इंपैक्ट दिखाया, ब्लैक वाले का ब्लैक इंपैक्ट दिखाया.
और एक यहां से ये डायग्राम ड्रॉ किया, इसका नाम रख दिया R12 कैप, क्योंकि Q1 से Q2 तक ड्रॉ किया गया डायरेक्शन है ये वाला। कैसे वैसे बोलो, आप बोल दो कि ये राइट डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन है, तो राइट डायरेक्शन का नाम राइट नहीं लिख सकते ना, तो उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन हमेशा आपको बता रखा है पहले भी बेटे, जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा यूनिट वेक्टर में लिखी जाती है। डायरेक्शन हमेशा यूनिट वेक्टर में लिखी जाती है। और जो रेड वाली डायरेक्शन है वो Q2 से Q1 है। तो आप उसको R21 कैप लिखने वाले हो। अब डायग्राम में बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, डायग्राम में आप बहुत अच्छे से ये देख पा रहे हो, R12 कैप R21 कैप एक दूसरे के नेगेटिव है, मतलब एक लेफ्ट है दूसरा राइट है। और अगर आप इनके मैग्नीट्यूड्स की बात करते हो, वो तो आ रही है, दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या है, आर। बच्चे क्लियर हो गया? यस सर। ओके, सो अभी हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जैसे इंग्लिश में लिखना हो तो वही लिखेंगे। लेट अस कंसिडर 2 point charges Q1 and Q2 separated by a certain distance r, and let F21 be the force on Q2 due to Q1 and F12 be the force on Q1 due to Q2. And what is R12? R12 cap is unit vector drawn from Q1 to Q2, and R21 is unit vector drawn from Q2 to Q1. ये सारी चीजें आप इंग्लिश में लिख सकते हो। सो हम लोगों ने ये सीखा कि Q1 आ गया। नाउ हम लिखते हैं, लेट अस डिटरमिन force on Q2 due to Q1. So by Coulomb's law, so by Coulomb's law आप बेटे F21 लिखने वाले हो किसके बराबर, 1/4πε0 Q1 Q2 by R square, Q1 Q2 by R square। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने वाले हो तो क्या लिखने वाले हो, F21 वेक्टर लिखने वाले हो, पाई 1/4πε0 Q1 Q2 by R square। अब यहां पे थोड़ा सा ट्रिक सिखाने लगा हूं मैं, देखो एक बार, F21 की डायरेक्शन ये वाली है, F21 की डायरेक्शन ये वाली है, इस तरफ लग रहा है। इस तरफ कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला, और इस डायरेक्शन का नाम क्या है, R12। इस डायरेक्शन का नाम क्या रखा, R12। ओके, तो यहां पे आप लिखने वाले हो R12 कैप। अब चाहे आप R12 लिखो, मॉड लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो। सो दिस इंप्लाइज you can easily write बेटे F21 is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R12 mod Q and R12 वेक्टर। मैंने क्या किया, ये देखो, ये R था, यहां पे 12 लिखा, यहां पे 12 लिखा, पर जब उसका मॉड लिया तो वो R ही था, तो मैंने ये वाले R को रिप्लेस कर दिया 12 के साथ। और ये क्यूब क्यों लिखा मैंने, ये देखो, क्योंकि बेटे यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बाय इट्स
मैग्नीट्यूड। यहां पे लिख सकते हो कॉपी पे। व्हाट इज यूनिट वेक्टर बेटा? वेक्टर बाय इट्स व्हाट बेटे? मैग्नीट्यूड। वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। Vector by its magnitude. So what I'm saying, ये इसके बराबर आ गया। So मैंने बोला सिमिलरली अगर आप F12 लिखने वाले हो, वर्डिंग सब कुछ यही रहने वाला है, ये Q1 Q2 ही रहेगा, पर ये इसके बराबर आ रहेगा। मैंने स्मार्ट वर्क किया, मैंने 1 को 2 कर दिया और 2 को 1 कर दिया, बस कुछ नहीं किया। 1 2 का 1, 2 को 1 का 1। ओके, सो आप ये भी बोल सकते हो बेटे, कंपेयरिंग above equations we get F12 is equal to minus of F21। बेटे यहां तक सभी को क्लियर हो गया जो मैंने शेयर किया अभी तक? कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क योर क्वेरी। अभी हम क्या करते हैं इसमें? सो हेंस लिखिए, हेंस कूलम्स लॉ, हेंस कूलम्स लॉ in vector form predicts that Coulomb's law in vector form predicts that the two charges always exert equal and opposite force on each other and along the line joining their centers, and along the line joining their centers, that is they obey Newton's third law of motion, that is they obey Newton's third law of motion, that is they obey the Newton's third law of motion. Okay, so this is all about for today's lecture.